अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी 11th का चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड होते हैं, बट एज आई ऑलवेज से कोई फिक्स कैरिकुलम नहीं है। किसी भी चैप्टर से किसी भी साल कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें हर चैप्टर को इक्वल वेटेज की तरह कंसिडर करके और अच्छे से समझ के लर्न करना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन, इसको बोरिंग समझ के मत पढ़िएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा कि हम क्या क्लासिफिकेशन होता है, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। आज हमें बैक्टीरिया के बारे में पता चलेगा, इस चैप्टर में हम फंगस के बारे में सोचेंगे। अगर आप इसको डर के अरे यार ये तो रटने वाला चैप्टर है ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। ऑल्दो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, फ्लो चार्ट्स के थ्रू इस चैप्टर को जितना इंटरेस्टिंग हो सकता है वो बनाने की कोशिश करूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि हर चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम उस चैप्टर के नाम को देखते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल मींस रिलेटेड टू लिविंग एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है वर्गीकरण करना। आखिर क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन? भाई बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपके मम्मी पापा मार्केट गए, सुपर मार्केट गए और वहाँ से वो बहुत सारा घर का सामान लेकर आए और लाकर उन्होंने एक जगह पे रख दिया। आपने उसको सेग्रीगेट नहीं किया और फिर नेक्स्ट डे पापा ने बोला कि जाओ जाकर मेरा ब्रश ला दो, मैं नया टूथब्रश लाया था। और अब आप क्या करेंगे? उस पूरे ढेर में, जिसमें हो सकता है ऑयल भी है, जिसमें टूथब्रश भी है, जिसमें शैम्पू भी है, जिसमें कुछ डायरी भी हैं, पेन भी हैं, वो सब में से आप उस एक ब्रश को ढूंढेंगे। हाँ, आप ढूंढ लेंगे क्योंकि बहुत सारा सामान नहीं है, लेकिन आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एक और सिनेरियो देती हूँ। आप किसी लाइब्रेरी में गए, उस लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं और वो सारी की सारी बुक्स ऐसी की ऐसी गठरियाँ ढेरी बना के पटक दी गई हैं और आपको आपके फेवरेट ऑथर की बुक, उसमें से एक कोई बुक है जो आपके दिमाग में है, लेट्स से एनी बुक, लेट्स से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आपको चाहिए। आप गए, लाइब्रेरियन बोलेंगे कि प्लीज सर बी माई गेस्ट, ये सारी किताबें बिखरी पड़ी हुई है, आप इसमें से आपकी बुक छांट लीजिए। इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम और हो सकता है अब आपको आपकी बुक मिले भी नहीं। तो हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर प्रॉपर फ्लोर्स पे, प्रॉपर वार्डरोब्स में, प्रॉपर शेल्फ्स में नंबरिंग, नेमिंग के साथ बुक्स अरेंज्ड होती हैं। हम घर में क्या करते हैं, जैसे ही सामान आता है हम फटाफट वॉशरूम का सामान वॉशरूम में, किचन का सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में, ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में, सब जगह अरेंज कर देते हैं, सब जगह क्लासिफाई कर देते हैं। सो क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू स्टडी एनीथिंग, टू फाइंड आउट एनीथिंग in an easy way and very fast, very quickly and very precisely। बस यही फंडा था, यही फंडामेंटल था लिविंग एनिमल्स को भी क्लासिफाई करने का। और हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? जैसे आप वॉशरूम में क्या क्या चीज़ें रखेंगे, आप वहाँ कोई तेल का डब्बा थोड़ी ना रख देंगे, आप वो चीज़ें रखेंगे जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो वॉशरूम में यूज़ होती है, जैसे मे बी टूथब्रश, शैम्पू, सोप। वो सामान जो किचन में यूज होता है जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, उन्हें आप किचन में रखेंगे। इसी तरह से जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज, और दूसरे ग्रुप में नहीं रखते क्योंकि दूसरे ग्रुप से वो डिससिमिलर है, तो यही सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पर जब हम स्पेसिफिक ग्रुपिंग करते हैं उसे ही कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। सो व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? इट इज द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तभी तो बायोलॉजिकल नाम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स, इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स। हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ग्रुप्स बनाए हैं, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। जितने भी सिमिलैरिटीज वाले हैं वो एक ग्रुप में जाएंगे और उससे जो डिससिमिलर है वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे।
on the basis of similarities and dissimilarities. Similarities. This is the definition of biological classification. यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आप एक रूम में ही देखेंगे, ना जाने कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें अपने आसपास में दिखते हैं. वहाँ पर एक कॉकरोच हो सकता है, एक छिपकली हो सकती है, लिजर्ड हो सकती है. रूम के बाहर निकलेंगे तो बर्ड दिख सकती है, कबूतर पिजन दिख सकता है, पैरट दिख सकता है, पेड़ दिखता है. ये सब तो दिखता है. और कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो दिखते ही नहीं है. बैक्टीरिया है, फंगस है, बहुत सारे ऐसे हैं. यीस्ट है, फंगस मीन्स यीस्ट, जो हमें दिखती ही नहीं है विद द नेकेड आई. सो इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग को, क्लासिफिकेशन को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो हुई ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर. नाउ स्टूडेंट्स, इनिशियली ये कोशिश सालों पहले से चलती आ रही है. पहले जब क्लासिफाई किया जाता था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था. वो बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में क्लासिफाई करते थे. अनसाइंटिफिक वे मतलब वो ऑर्गेनिजम्स को यूसेज के बेसिस पर क्लासिफाई करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज एज फूड, एज शेल्टर, एज क्लोथिंग. उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था. एनसीईआरटी की लाइन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, आप ऐसे याद रख सकते हैं. इस बेसिस पर अनसाइंटिफिक वे में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था. एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, ग्रीक साइंटिस्ट, जिनका नाम है एरिस्टोटल. उन्होंने पहली बार एक साइंटिफिक बेसिस से, एक साइंटिफिक क्राइटेरिया को यूज कर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया. तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का क्रेडिट जो है वो उन्हें ही जाता है. एरिस्टोटल, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी. आइए उनका नाम लिखते हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट साइंटिफिक, अब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बार बार नहीं लिख रही हूं, हम उसी की बात कर रहे हैं. फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, दिस वाज गिवन बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एरिस्टोटल. एरिस्टोटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों क्वेश्चंस आते हैं. देखिए कैसे याद रख सकते हैं. आपको पता है बायोलॉजी में दो ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी, जूलॉजी. बॉटनी, जूलॉजी टोटल बनी बायोलॉजी. तो टोटल, एरिस्टोटल के नाम में ही है टोटल. टोटल मतलब ये टोटल बायोलॉजी के फादर हैं, जनक हैं, फादर ऑफ टोटल बायोलॉजी, और साथ में जूलॉजी के भी. क्या आप में से किसी को पता है फादर ऑफ बॉटनी कौन है? मैं यहाँ पर उनका नाम लिख देती हूँ, हालांकि अभी उनका कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है. Theophrastus. He is known as father of botany. याद रखने का तरीका बताती हूँ, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे. Theophrastus, क्या वर्ड आ रहा है? फ्रेस्टस, फ्रेस्टस, फॉरेस्टस, फॉरेस्टस, फ्रेस्टस, फॉरेस्टस, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल मतलब पेड़, पेड़ मतलब बॉटनी. He is the father of botany. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, Theophrastus, फ्रेस्ट, फॉरेस्ट, फादर ऑफ बॉटनी, और एरिस्टोटल मतलब टोटल, टोटल मतलब बॉटनी, जूलॉजी मिलाकर, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी. और क्या बचा? फादर ऑफ जूलॉजी ऑल्सो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहां लिख देती हूं एक बार, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी. अब क्या बेसिस यूज किया था? हम कह रहे हैं कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, हालांकि वो रिजेक्ट हो गया था, इट इज नॉट एक्सेप्टेड नाउ. क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस था? इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां देखें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लोकोमोशन के बेसिस में टू पार्ट्स में डिवाइड किया, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया. तो क्या किया? यहां पे मैं लिखती हूं एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन. कि वो लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन. दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. ये मैंने हाथ हिलाया, ये मूवमेंट है. ऐसे तो पेड़ भी हिलते हैं, पेड़ों की भी तो ब्रांचेस मूव करती हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लेस का चेंज होता है. मैं यहां से चलकर यहां आई, ये लोकोमोशन है. Plants do not locomote, they move but they don't show locomotion. So Aristotle का क्लासिफिकेशन जो है, उन्होंने सबसे पहले the basis was locomotion.
और इस बेसिस पर उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको कहा कि अगर वो चल सकते हैं तो प्लांट्स में डाल दो, नहीं चल सकते हैं तो उनको एनिमल्स में डाल दो। तो इस तरह से उन्होंने प्लांट्स, मैं यहां लिख देती हूं डू नॉट मूव, और एनिमल्स विच मूव्स। एनिमल्स डू नॉट मूव मीन्स डू नॉट शो लोकोमोशन लिखना चाहिए मुझे, और यहां पर आ जाएगा लोकोमोशन इज प्रेजेंट, लोकोमोशन प्रेजेंट। नाउ प्लांट्स को फिर उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? मॉर्फो मीन्स अपीयरेंस, बनावट, बाहर से जैसा दिखते हैं। तो पेड़ बाहर से जैसा दिखते हैं, उनकी ग्रोथ की क्या हैबिट है? मतलब वो बिल्कुल छोटे से पेड़ हैं, एकदम 2 मीटर से भी कम की हाइट, एकदम पतली सी स्टेम, नॉन वुडी, जैसा आपने देखा होगा घास देखी है आपने, या गेहूं का राइस, व्हीट, इनके अगर आपने कभी पौधे देखे हों तो बिल्कुल पतली सी बिल्कुल शॉर्ट हाइट की पौधा रहता है, पतली सी स्टेम रहती है, नॉन वुडी रहती है, जिन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। या सेकेंड क्लासिफिकेशन, सेकेंड कैटेगरी इन्होंने बनाई उन पेड़ों की जो इंटरमीडिएट हाइट वाले हैं, थोड़ी हाइट बड़ी है, 6-8 मीटर के हैं, उनकी स्टेम जो है, तना जो है वो थोड़ा वुडी भी हो गया है, लेकिन आम या पीपल के पेड़ की तरह नहीं, बरगद बैनियन ट्री की तरह नहीं, इंटरमीडिएट हाइट है, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है उसकी, वुडी है। हालांकि जैसे आपने अगर रोज़ गुलाब का पौधा देखा हो, जैस्मीन चमेली का देखा हो, या लेमन नींबू का कॉमनली घर में रहता है वो देखे हो, उस कैटेगरी में डाला। और तीसरा जिसकी एकदम वुडी स्टेम है, अच्छा तना मोटा, जिसे हम ट्रंक कहते हैं, थिक वुडी स्टेम, बार्क छाल भी आ गई है, और लंबी लंबी हाइट है, टॉल है, जैसे मैंगो, पीपल, नीम, बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री, ये सब जो हम देखते हैं। तो इस बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, जो अब मैं लिख रही हूं। बेसिस क्या था स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी में जो वर्ड लिखा है वो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर। और एक्चुअली कौन सा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा था उन्होंने? ग्रोथ रेट, ग्रोथ हैबिट कैसी है, कितना बढ़ते हैं वो, ग्रोथ हैबिट। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले सबसे छोटे क्या कहते हैं? हर्ब्स। नंबर 2 बीच के श्रब्स, और सबसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ट्रीज। नाउ हम क्विकली लिख लेते हैं, हर्ब्स में कैसी स्टेम होगी? थिन, नॉन वुडी स्टेम। यहां पे कैसी स्टेम होगी? थोड़ी थिक होगी, सो थिकर, बहुत मोटी नहीं, थिकर, वुडी स्टेम। यहां पे कैसी होगी? अच्छी खासी थिक एंड स्ट्रॉन्ग, थिक एंड स्टाउट स्टेम, जिसे हम क्या कहते हैं? तना यानी ट्रंक, known as trunk। और बार्क भी आ जाता है इसमें, बार्क प्रेजेंट। हाइट की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट हाइटेड है, लेस देन 2 मीटर हाइट, मतलब दे आर वेरी शॉर्ट। यहां पर हाइट बीच की है, यानी इंटरमीडिएट हाइट, और यहां पर दे आर वेरी टॉल। अब एनिमल्स जो उन्हें इधर से उधर चलते फिरते दिखे, उन सब एनिमल्स को उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? उन्होंने कहा कि मैं 2 ग्रुप्स बनाऊंगा, एक जिनका खून लाल है और एक जिनका खून लाल नहीं है। और अब हम जानते हैं कि रेड कलर ऑफ ब्लड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किस में मिलता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल में। यानी जिन एनिमल्स में आरबीसी प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारे में हमारा ब्लड होगा रेड, और जिनमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट है उनमें ब्लड रेड नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर बेसिस क्या रखा उन्होंने? कलर ऑफ ब्लड। या तो आप ये बोलिए कलर ऑफ ब्लड, या आप ये कहिए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, एक ही बात है। इस बेसिस पर उन्होंने 2 ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया।
1 and 2। अगर आरबीसी प्रेजेंट है, ब्लड रेड है, तो उन्होंने कहा इनाइमा। उस ग्रुप को मैं लिख देती हूं, ब्लड रेड, बताइए क्या लिखूं, आरबीसी प्रेजेंट। और जिनमें नहीं है, हमें पता है एब्सेंट के लिए हम ए वर्ड लगा देते हैं, तो इनाइमा का बन गया ए नाइमा, तो सेकेंड ग्रुप बन गया ए नाइमा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सारे। ए नाइमा का मतलब ब्लड नॉट रेड। हम देखेंगे कि कैसे कॉकरोच का ब्लड कलरलेस होता है, हीमोलिम्फ कहते हैं, हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बॉटनी ज़ूलॉजी को पढ़ेंगे। और आरबीसी क्या होगा इसमें, एब्सेंट। तो इस तरह से उन्होंने, एरिस्टोटल ने लोकोमोशन के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स में सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। प्लांट्स को ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे कहीं भी ना बैक्टीरिया का नाम आया, ना एल्गी का आया, ना फंजाई का आया। ये बहुत ही एक वेग सा क्लासिफिकेशन है। प्लस एनिमल्स को ऐसे थोड़ी ना क्लासिफाई कर सकते हैं बस लाल खून या ना नॉट रेड या रेड ब्लड। सो इट इज़ अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल्दो इट इज़ अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। यहाँ उन्होंने एक साइंटिफिक कैरेक्टर को लिया है, बट आप देखें तो उन्होंने बहुत कम कैरेक्टर्स को लिया है। एक कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर को चूज किया प्लांट एनिमल का ग्रुप बनाने के लिए, सिंगल कैरेक्टर को। यहाँ देखिए, सिंगल कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी, बस एक कैरेक्टर के बेसिस पर सारे प्लांट्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया। सिर्फ एक कैरेक्टर, कलर ऑफ ब्लड या आरबीसी प्रेजेंस एब्सेंस, एक ही बात है, सब एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। यानी सिंगल कैरेक्टर को उन्होंने यूज किया क्लासिफिकेशन के लिए, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए हमें क्लासरूम की बात करें तो हम सभी को एक ही क्राइटेरिया से थोड़ी ना बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। बॉयज गर्ल्स हो सकता है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम करें तो वहाँ पर टॉपर्स में कुछ लड़के लड़कियाँ हों, एवरेज में कुछ लड़के लड़कियाँ हों, तो वो जेंडर कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर से इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। वी नीड मोर कैरेक्टर्स। जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे उतना स्पेसिफिक बढ़िया ग्रुपिंग हमें मिलेगी। और यही कारण था कि एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, का क्लासिफिकेशन वॉज रिजेक्टेड। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक नेचुरल सिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जब 1 या वेरी फ्यू कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है, वो उतना यूजफुल नहीं होता है। सो अब मैं यहां पर लिखती हूं, दिस इज आर्टिफिशियल। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन कैसा था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। And why artificial system of classification? Because it was based on one or few characters only. बहुत कम कैरेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया था। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम समझते हैं कि इसके बाद कैसे किंगडम क्लासिफिकेशंस दिए गए जैसे जैसे समय आगे बढ़ा। जैसे जैसे टाइम आगे निकला, 1735 में एक और ग्रेट ग्रीक साइंटिस्ट आए जिनका नाम हमने लास्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी दिया था, जेनेरा और स्पीशीज में किस तरह से साइंटिफिक नेम देते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। जी हाँ, आई एम श्योर आपने नाम गेस कर लिया है, द ग्रेट कैरोलस लीनियस। उन्होंने 5 कैरेक्टर्स को लिया और उस बेसिस पर किंगडम उन्होंने भी 2 बनाए। प्लांट्स को उन्होंने प्लांटी कहा, एनिमल्स को एनिमेलिया कहा, किंगडम फॉर्म किए। 2 किंगडम ही था, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो थे वो अब ज्यादा थे, इसीलिए इट वॉज मोर एक्सेप्टेड एट दैट टाइम रादर देन एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, हम लास्ट में एक टेबल भी बना लेंगे।
2 किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम, 4 किंगडम, सबकी। बट अभी एक बार तो अच्छे से समझना है कंसेप्ट को। एंड दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरोलस लीनियस। नाउ इन्होंने जो 2 किंगडम्स दिए, प्लांटी और एनिमेलिया, किस बेसिस पर दिए उसके लिए एक ट्रिक देती हूं आपको। उस ट्रिक से अपन सारे कैरेक्टर्स यहां पे लिख लेंगे। ट्रिक है राम को बुलाओ, मतलब कॉल राम। आइए यहां लिखते हैं हम ट्रिक, कॉल, मैंने फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट कैपिटल कर दिया है, और ऐसे ही राम का भी फर्स्ट और लास्ट कैपिटल कर दिया है। और यहां पे मैं 2 लिख देती हूं क्योंकि 2 कैरेक्टर सी से आने वाले हैं। तो ये है हमारी ट्रिक, कॉल राम। आइए उनको डिकोड करते हैं। सो सबसे पहले 2 किंगडम्स में इन्होंने कौन कौन से दिए हैं, हम यहां नाम लिखते हैं प्लांटी, और यहां हम लिखते हैं एनिमेलिया। बट अब इन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर, सिर्फ लोकोमोशन को नहीं रखा, इन्होंने और भी कैरेक्टर्स लिए हैं। नाउ पहला सी, सी से सेल वॉल। सो यहां मैं लिख देती हूं सीरियल नंबर, यहां लिख देती हूं मैं कैरेक्टर, और फिर ये दोनों किंगडम्स हो गए। टैब्यूलेटेड फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हमको अच्छे से याद हो जाए। चलिए फर्स्ट सी से सेल वॉल, जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट थी उन्हें उन्होंने प्लांटी में ऐड कर दिया, और जिनमें भी सेल वॉल नहीं थी उन्हें एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। नाउ सेकेंड सी से है स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको प्रोटोजोआ बताऊंगी, यूग्लिनॉइड्स बताऊंगी। अभी इतना समझ लीजिए, वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनिमल के अंदर, सेल ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है, जिनमें ये प्लांट्स में ये एब्सेंट है और एनिमल्स में ये प्रेजेंट है। राइट नाउ थर्ड, 2 सी हो गए हमारे। अब हमें एल पर आना है। एल से तो आप समझ ही गए हैं, बिल्कुल सही गैस किया है सबने, लोकोमोशन। बताइए क्या करूं, लोकोमोशन एब्सेंट, लोकोमोशन प्रेजेंट। नाउ फोर्थ आर का मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब सपोज आपको किसी ने पिंच किया तो आप क्या करोगे, डिपेंड करता है, थप्पड़ मार सकते हो तो थप्पड़ मारोगे, नहीं तो कम से कम हाथ हटाओगे, आप तुरंत एकदम फास्ट रिस्पॉन्स करोगे। आपको किसी ने आवाज लगाई, हम एकदम टर्न करेंगे। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एनिमल्स का बहुत फास्ट होता है। इवन एक कॉकरोच को आप उसका वो जो एंटीना होता है हल्का सा टच करिए, वो ऐसा भागेगा कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। जबकि एक प्लांट को आप टच करिए तो उसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। सो उन्होंने फोर्थ कैरेक्टर जो लिया वो था आर से रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। दोनों में रिस्पॉन्स प्रेजेंट है क्योंकि लिविंग है तो रिस्पॉन्स तो होगा, लेकिन यहां पर स्लो है, या कह सकते हैं पुअरली डेवलप्ड रिस्पॉन्स है, और यहां पर बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है। नाउ फिफ्थ एम का मतलब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, मतलब वो खाना कैसे खाते हैं, बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एन से मत याद रखना, एम है ये। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने देखा कि ये वाले जो एनिमेलिया में यहां जो उन्होंने ग्रुप किया था, ये पूरा का पूरा फूड मुंह से एनगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और फिर अंदर डाइजेशन होता है। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। राइट, फिफ्थ पॉइंट पे हूं मैं, होलोजोइक। यहां ध्यान रखिए इस टर्म को। होलो मीन्स होल, पूरा का पूरा। जोइक मीन्स जोआ, जू मतलब एनिमल, एनिमल्स की तरह खाना खाना, जैसा हम खाते हैं। हम कैसे खाते हैं, पहले हम पिज्जा पे एंजाइम्स डाल के डाइजेस्ट करके और फिर सक करते हैं, या हम पूरा का पूरा पिज्जा की पीस खाते हैं, हम पूरा एंगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं माउथ के थ्रू, उसे ही कहते हैं होलोजोइक। सो होलोजोइक मीन्स एनगल्फिंग और इंजेस्टिंग थ्रू माउथ, मैं ऊपर लिख रही हूं थ्रू माउथ।
जबकि यहाँ पर जो तब तक ऐसा नहीं हुआ था कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स ऑफ कोर्स, एल्गी ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ऐसे थे जैसे बैक्टीरिया भी इसी में उन्होंने ग्रुप किया। कुछ बैक्टीरिया खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक, कुछ नहीं बनाते हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई जो होते हैं वो अपना खाना कभी खुद नहीं बनाते हैं, दे आर नेवर ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं लेकिन एनिमल्स की तरह नहीं, वो सैप्रोजोइक होते हैं, मतलब वो पहले वही डेड ऑर्गेनिक मैटर पर एंजाइम्स डाल के उसे गला के और फिर उसको सक करते हैं। बट हाँ, एनिमल्स की तरह नहीं, सो होलोजोइक नहीं है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दे ईट, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डू नॉट ईट फूड, खाते नहीं है, ऐसे एनगल्फ नहीं करते, नॉट होलोजोइक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईट फूड, यहाँ लिख सकते हैं डू नॉट ईट फूड। तो इस तरह से उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर, कॉल राम 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया और उन्होंने इसमें किन किन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया, आइए अब हम उसको देखते हैं। सो लेट मी राइट डाउन हियर, उन्होंने किन्हें प्लांट्स में डाला और किन्हें एनिमल्स में क्लासिफाई किया। थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज करिएगा, आई हैव एन इंजरी ऑन माई शोल्डर। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस जब मैं पढ़ा रही थी लास्ट चैप्टर तब भी कहा था, इसीलिए थोड़ा सा बोर्ड उतना क्लियर अब नहीं हो पा रहा है, बट नेवर माइंड, हमें तो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, याद करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अब मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसी टेबल को हम आगे बढ़ाते हैं, आप 6 नंबर का पॉइंट भी कह सकते हो। एनिमल्स में उन्होंने किन्हें क्लासिफाई किया, देखिए जितने भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी हम पढ़ेंगे 11 फाइलम जो अभी भी एनिमेलिया किंगडम में है, वो सब उन्होंने भी एनिमेलिया में ही डाले थे। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जिसमें हमारा प्लाज्मोडियम आता है जो मलेरिया करता है, आपने सुना होगा ना, अमीबा, एंट अमीबा, ट्राइकोमोनाज, ये सब नाम सुने होंगे आपने, हम पढ़ेंगे एक एक को डिटेल में, यूग्लिना, वो सब प्रोटोजोआ में आता है। उन्होंने इन्हें एनिमेलिया में ही डाला था क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल प्रेजेंट होता है, इनमें लोकोमोशन होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फास्ट होता है और हमारी तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सो इन्होंने एनिमेलिया में किसे इंक्लूड किया वो मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में दिया है सब कुछ। प्रोटोजोआ, देन इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, इनवर्टिब्रेट्स, एंड वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी होती है, सभी को। और प्लांट्स में बचे हुए सब मतलब प्लांटी में क्या क्या आ गया स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया। हालांकि अब हम जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया में लोकोमोशन होता है, वी नो दे हैव फ्लैजिला, दे हैव सीलिया, दे डू शो लोकोमोशन, बट दे वर क्लासिफाइड हियर। सो बैक्टीरिया, देन एल्गी, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, वो भी इसी में आए थे। और जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स मतलब आज हम जानते हैं टेरिडोफाइट्स, हम सब पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, इसके पहले एक लिख देती हूं ब्रायोफाइट्स। सो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको, यानी सारे प्लांट्स जो प्रेजेंट डे प्लांट किंगडम में है, प्लांटी में, प्रेजेंट डे में भी। सो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बाकी बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, उन सबको इसमें क्लासिफाई कर दिया था, इन 3 के अलावा जो भी थे। इस सिस्टम को ध्यान से देखो, इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखिए। यहां पे क्या ड्रॉबैक हुआ, यहां पर बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं। प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर, फंगस, एक यीस्ट को हटा दीजिए वो यूनिसेल्यूलर है, क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार बोल रही हूं, अदरवाइज सारे मल्टी सेल्यूलर है। एल्गी मल्टी सेल्यूलर, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया छोड़ दीजिए तो सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर की एक साथ ग्रुपिंग कर दी। ऐसे यहाँ देखिए प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक साथ ग्रुपिंग कर दी। तो यहाँ पर इस सिस्टम से हम यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ये सब यूकैरियोटिक है, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया, विच इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। थर्ड देखिए, फंजाई कभी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, कभी अपना खाना खुद नहीं बनाते, हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जबकि ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है।
एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉफिक है कुछ हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को एक साथ ग्रुपिंग कर दी। तो ये तीन इसके मेन डिसएडवांटेजेस थे और इन्हीं डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़े थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुआ। तो यहां पर मैं इसका ईयर लिख देती हूं, हालांकि ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए और फिर हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लीज नोट दिस डाउन। आइए तो हम लिखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन और ये क्वेश्चन भी आता है। सो ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश between unicellular and multicellular, between unicellular organisms and multicellular organisms. Now it does not distinguish between prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes या prokaryotic organism एक ही बात है, and eukaryotes, and it does not distinguish between autotrophs and heterotrophs, autotrophs and heterotrophs. These are the main disadvantages of two kingdom classification. और अब हम देखते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लीज नोट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर एक और बहुत भारी समस्या हुई थी। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनमें कुछ कैरेक्टर्स तो प्लांटी वाले थे, जो इनके 5 कैरेक्टर्स हैं उनमें से, और कुछ एनिमेलिया वाले थे, यानी ना तो उन्हें प्लांटी में रख सकते हैं ना एनिमेलिया में। और इन्हीं कारणों से रिसर्चेस हुई नए नए किंगडम्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को आपको समझा रही हूँ, इन पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म का मैं नाम लेती हूँ यूग्लिना, इसे हम जूलॉजी में पढ़ते हैं यूग्लिना को, लेकिन इसमें प्लांट के कैरेक्टर्स भी होते हैं। कैसे? हमने अभी अभी देखा कि सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल, बिल्कुल सही है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, एब्सेंट एनिमल्स की तरह। लोकोमोशन एनिमल्स है तो प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल होता है, इसमें फ्लैजिला होता है, हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं उसके वो एनिमेलिया की तरह थे। लेकिन स्टूडेंट्स, यूग्लिना में हायर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल मिलता है। यू विल बी सरप्राइज्ड, इतना बढ़िया क्लोरोफिल तो बैक्टीरिया में भी नहीं मिलता है। बहुत अच्छे से ये अपना खाना सिंथेसाइज कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक। और हम पढ़ेंगे कि यूग्लिना जब सनलाइट अवेलेबल नहीं हो तो एनिमल्स की तरह भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकता है। बट अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि प्लांट्स की तरह ये क्या शो करता है, ऑटोट्रॉफिक। दिस इज लाइक प्लांट, यानी ना तो हम इसे प्लांटी में रख सकते हैं ना एनिमेलिया में रख सकते हैं, यानी कि जरूरत आप पड़ी है कोई और किंगडम को फाइंड आउट करने की। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप सबने अब पढ़ लिया होगा, कभी ना कभी नाम सुना होगा आई एम श्योर, क्लेमाइडोमोनाज का। क्लेमाइडोमोनाज जो है स्टूडेंट्स, उसमें भी प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स शो होते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनाज। कैसे? प्लांट्स की तरह इनमें सेल वॉल होती है। सो प्लांटी की तरह क्या क्या है आइए देखते हैं। दे हैव सेल वॉल प्रेजेंट, और प्लांट्स की तरह ही अपना खाना खुद भी बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। लेकिन एनिमल्स की तरह ये लोकोमोशन भी शो करते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है, दे आर फ्लैजिलेटेड। सो लाइक एनिमेलिया, इन देम लोकोमोशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। और स्टूडेंट्स, इनके पास में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में सीवी लिख देती हूँ, वो भी मिलता है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स which shows some characters of plants and some characters of animals like Euglena, like Chlamydomonas, इन्हें कहते हैं dual organisms. Dual means two. They are showing characters of both plantae as well as animals. Dual organisms.
और इस तरह से ये रिसर्च चलती गई और फिर दिया गया स्टूडेंट्स 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. ऑलमोस्ट 100 साल बाद 1735 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था और 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया. ईयर याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम रटा होना चाहिए बाय अर्नस्ट हेकल. अर्नस्ट हेकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अर्नस्ट हेकल. इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी वाला किंगडम बनाया था, जिसमें बैक्टीरिया भी थे, एल्गी भी था, फंगस भी थी, प्लांट्स भी थे, हायर प्लांट्स भी थे, सारे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनमें से वो सारे प्लांट्स, अभी तो प्लांट्स ही कहेंगे उन्हें, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं थी, मतलब या तो वो यूनिसेल्यूलर थे या वो मल्टी सेल्यूलर थे, लेकिन बहुत अच्छे से टिश्यू और ऑर्गन ये सब कुछ नहीं बढ़ा था, बना लूज सा टिश्यू फॉर्मेशन था, उन्हें उठाकर एक अलग किंगडम में डाल दिया और उसका नाम रखा प्रोटिस्टा. सो 3rd किंगडम कौन सा फॉर्म हुआ? पहले 2 किंगडम बने, प्लांटी और एनिमेलिया. 3rd किंगडम बना प्रोटिस्टा. और ये क्वेश्चन आता है, अर्नस्ट हेकल ने कौन सा किंगडम डिस्कवर किया था या फाइंड आउट किया था? प्रोटिस्टा. सो ही फाउंड आउट या डिस्कवर्ड प्रोटिस्टा किंगडम. प्रोटिस्टा किंगडम. एक बात याद रखिए, आज आप लोगों को मालूम है कि प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट जब अर्नस्ट हेकल ने 1866 में इस किंगडम को प्रपोज किया था, तब उन्होंने सभी सिंपल से ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हो बैक्टीरिया, चाहे वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हो लाइक स्लाइम मोल्ड्स, लाइक प्रोटोजोआ, एनिमेलिया में से उठा लिया था प्रोटोजोआ को उन्होंने क्योंकि वो भी सिंगल सेल थे, और चाहे वो मल्टी सेल्यूलर लेकिन सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फंजाई, जैसे कि डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इस तरह के एल्गी, इन सब को भी अलग कर दिया था. सो इन्होंने इसमें क्या क्या रखा था? He included क्या क्या इंक्लूड किया स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया यानी कि यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स तो होते ही यूनिसेल्यूलर हैं वैसे. सो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स उन्होंने ग्रुपिंग करी. सेकेंड ग्रुपिंग उन्होंने करी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स की. इस ग्रुप को भी डाला. क्या क्या आएगा इसमें? इसमें जैसे प्रोटोजोआ आ जाएंगे, प्रोटोजोआ, इसमें स्लाइम मोल्ड्स आ गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाई एटम्स हम बाद में पढ़ेंगे, ये आ गए, और साथ में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स भी आए, लेकिन वो ऐसे थे जिनकी बहुत लूज टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं थी, जैसे कि फंजाई, एल्गी, फंजाई एक्सेट्रा. तो प्लीज ध्यान रखिए, आज अभी 3 से 4 और 4 से 5 किंगडम बनेंगे, तब बैक्टीरिया भी हट जाएगा, ये एल्गी फंजाई भी हट जाएंगे इसमें से, प्रोटिस्टा में से, और सिर्फ क्या बचेगा? ये सेकेंड वाली कैटेगरी, ये वाली यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स वाली. लेकिन जिस समय क्लासिफिकेशन हुआ था, ये सबको प्रोटिस्टा में डाला गया था. बताइए इसका ड्रॉबैक क्या है? एक तो यही ड्रॉबैक है कि यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर साथ साथ कर दिए, एक ये ड्रॉबैक है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ साथ कर दिए. तो अभी भी बात कुछ जम नहीं रही थी. धीरे धीरे और एडवांसमेंट्स हुए, और जब और एडवांसमेंट्स हुए और जब माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अभी तक बेसिक सिंपल माइक्रोस्कोप था, लाइट माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और जब सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करी गई, तो देखा कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, भले ही यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स हो, इनके सेल के स्ट्रक्चर में तो जमीन आसमान का अंतर है. और ये एक साइंटिस्ट कोपलैंड ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ नहीं रखा जाएगा, उठाओ सारे बैक्टीरिया को, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे एल्गी मानते थे,
लेकिन वो प्रोकैरियोटिक है, उन सबको उठाओ और एक फोर्थ किंगडम में डालो जिसका नाम उन्होंने दिया माइकोटा। बाद में उसी का नाम डोहर्टी और एलन ने चेंज कर कर रखा मोनेरा, जिसे हम आज मोनेरा के नाम से जानते हैं, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, बट उन्होंने उस समय उसका नाम माइकोटा रखा था। सो थर्ड किंगडम जो दिया गया था वो प्रोटिस्टा है। और आइए अब हम पढ़ते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड। प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लिखते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन 1956। देखिए कैसे समय बढ़ रहा है, 90 साल 90 ईयर्स और हो गए हैं। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कहूंगी, बट साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज गिवन बाय कोपलैंड। लेकिन कोपलैंड ने उसे मोनेरा नाम नहीं दिया था, तो हम क्या कहेंगे? ही गेव द टर्म माइकोटा। माइकोटा। देखिए अगर क्वेश्चन आएगा कि फोर्थ किंगडम किन्होंने फाउंड आउट किया, डिस्कवर किया, तो कोपलैंड को ही क्रेडिट जाएगा। डोहर्टी एलन ने सिर्फ इसका नाम बदला था, पर डिस्कवरी इन्होंने ही की थी, फाउंड आउट इन्होंने ही किया था, बनाया इन्होंने ही था माइकोटा, राइट? एंड लेटर चेंज्ड टू मोनेरा, जो आज हम जानते हैं मोनेरा। मोनेरा और किन्होंने किया था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बाय डोहर्टी। डॉटर से देखो, आप डॉटर से ध्यान रख सकते हो, डॉटर लिखते हैं, सो डोहर्टी एंड एलन, तो सबने नाम सुना ही है, एलन। और उन्होंने क्या किया था, इसमें सभी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड कर दिया था। ही, दैट मीन्स कोपलैंड, इंक्लूडेड ऑल प्रोकैरियोट्स। इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, हम पढ़ेंगे इसमें ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सभी आ जाएंगे। सो लेट मी राइट हियर ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, अभी मैं कॉमन वर्ड लिखती हूँ बैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। लेट मी राइट साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, हम पढ़ेंगे एक एक किंगडम। तो इस समय एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रोकैरियोट्स को टोटली अलग कर दिया गया था। सो अब फोर किंगडम्स बन गए, प्लांटी एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। और मोनेरा या माइकोटा के बनते ही अब प्रोटिस्टा में क्या क्या रह गया, यहां देखिए, अब प्रोटिस्टा में से ये बैक्टीरिया, ये वाला ग्रुप हट गया, बट ये है। और फिर स्टूडेंट्स 1969 में R.H. विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5th किंगडम को बनाया, जिसमें रखा उन्होंने फंजाई को। एल्गी प्लांट्स में डाल दिए गए, हालांकि कुछ एल्गी अभी हम देखेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे, उन्हें यहां डाल दिया। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोटिक था, उसे मोनेरा में डाल दिया गया। और जितने भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एल्गी थे, उन्हें प्लांट्स के अंदर प्लांटी किंगडम में डाल दिया गया। और फंगस के लिए एक अलग ही किंगडम बनाया, क्योंकि एल्गी तो प्लांट्स को रिजेंबल करती है, बट फंगस बिल्कुल नहीं करती। फंजाई तो टोटली हेट्रोट्रॉफिक है और प्लांट्स टोटली ऑटोट्रॉफिक है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सो फंजाई के नाम से उन्होंने 5th किंगडम बनाया। तो क्वेश्चन आता है, सबसे लास्ट में कौन सा किंगडम बना है? फंजाई। सबसे पहले प्लांटी एनिमेलिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, एंड लास्ट में बना है फंजाई, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करिए, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और फिर हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर। आइए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम पे जाते हैं, एंड दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, किन्होंने दिया था ये भी इंपॉर्टेंट है, और किन कैरेक्टर्स को उन्होंने यूज किया था वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सो लेट्स राइट इट डाउन, हम एक ट्रिक से सब कुछ लर्न कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए पहले इनके साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं। सो दिस वाज गिवन बाय R.H. विटेकर।
ईयर याद करने का तरीका बताती हूँ आपको। भाई ये तो पक्की बात है 1900s में ही दिया जाएगा, क्योंकि 1956 में तो मोनेरा बना है, उसके बाद ही बना है ये। तो मैंने 19 लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो 9 को उल्टा करो 6 को फिर उल्टा करो 9। 1969 में R.H. विटेकर गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उन्होंने कौन सा किंगडम फाउंड आउट किया था? फंजाई। सो ही फाउंड आउट किंगडम फंजाई। लास्ट किंगडम कौन सा बना है स्टूडेंट्स? फंजाई। हालांकि अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया है, बट अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मोस्टली यही एक्सेप्टेड है जो कॉमनली हम बात करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लास्ट में क्या फाउंड आउट हुआ है? फंजाई। सबसे आखिरी में ये बनाया गया है किंगडम। नाउ क्या कैरेक्टर्स इन्होंने लिए? देखिए बड़ा आसान है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो कितने कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे? 5 5 5। वेरी इजी। क्या क्या लिए आइए देखते हैं। सो ही कंसिडर्ड फॉलोइंग 5 कैरेक्टर्स, या क्राइटेरिया एक ही बात है। सो 5 5 याद बड़ा आसान है। अब बहुत सिंपल सी आपको एक ट्रिक देती हूँ मैं। ट्रिक ये है कि जैसे पीएमटी है, प्री मेडिकल टेस्ट, पहले एक सेंट्रल पीएमटी होता था, जैसे सीपीएमटी बोलते थे, एमपी पीएमटी, आर पीएमटी, राजस्थान पीएमटी, अब तो कॉमन नीट हो गया है, तो वैसे ही एक सीपीएमटी होता था। और अगर कोई एग्जाम कैंसिल हो जाए और दोबारा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? री, दोबारा होता है, सो री सीपीएमटी। बस यही इसकी ट्रिक है। मैं यहां लिखती हूं री सीपीएमटी। ये एक वर्ड से आपका सारे कैरेक्टर्स आपको रट जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। री मतलब रिप्रोडक्शन, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, क्या? इस क्राइटेरिया को ही कंसिडर्ड, ही टुक इनटू कंसिडरेशन। सो लेट मी राइट हियर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं 4th नंबर पे लिख रही हूँ, आप कहीं भी लिख सकते हो, या चलो वहीं लिख देते हैं, हमें ट्रिक्स के हिसाब से याद रहेगा। सो रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन मोड लिख सकते हैं हम। नाउ सी, सी का मतलब है स्टूडेंट्स सेल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, मतलब वो सेल प्रोकैरियोटिक है या वो सेल यूकैरियोटिक है। हम देखेंगे अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको आई एम श्योर लोअर क्लासेस से होगा, तो रटना नहीं है। सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यानी सिंपल है या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसी को और क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कैसे भी लिख के आ जाए अपन आंसर कर देंगे। नाउ पी, पी मैं लास्ट में लिख देती हूं यहाँ पे। पी का मतलब है स्टूडेंट्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या चलो मैं सीरियल ऑर्डर में ही लिखती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, किससे कौन आया। जैसे ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया, मोनेरा सबसे नीचे, सबसे प्रिमिटिव थे, फिर उन्हीं में कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बन गया, हालांकि सिंगल सेल्ड ही है, यूनिसेल्युलर, तो प्रोटिस्टा बने। फिर प्रोटिस्टा में ऐसा हुआ कि वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उससे फिर प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई ये बने। तो इस तरह की रिलेशनशिप्स को भी इस क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया गया था। नाउ एम, एम का मतलब है स्टूडेंट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, किस तरह का न्यूट्रिशन है, कैसा कैसा न्यूट्रिशन हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। सो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद, अब खाना तो अपन भी किचन में खुद बनाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल ही खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक फिर 2 तरह के हो सकते हैं। अगर वो सनलाइट की एनर्जी को यूज करें, जैसा कि सब हायर प्लांट्स करते हैं, हमने पिछला चैप्टर ही फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो हम उन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटो ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन अगर वो केमिकल एनर्जी को यूज करें, हम पढ़ेंगे, तो उन्हें कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ही
सेकेंड हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो प्लांट्स पर, ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड होने वाले हैं। अब ये भी कई तरीके का हो सकता है। देखिए, एक तो हो सकता है होलोजोइक, जैसा मैंने आपको बताया जो खाना इंजेस्ट करके खाते हैं, एनिमल्स जैसा हम खाते हैं, होलोजोइक। या हो सकता है वो पैरासाइट्स हों, पैरासिटिक, यानी किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर रहें और उससे न्यूट्रिशन ड्रॉ करें। फिर सैप्रोजोइक या सैप्रोफिटिक, एक ही बात है, सैप्रोफिटिक मतलब सैप्रो मीन्स डेड या डिकम्पोज्ड मैटर को गलाकर डाइजेस्ट करके फिर सक करे, जैसा फंगस करती है। तो फंजाई सैप्रोफिटिक भी होते हैं, फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं। एनिमल्स की बात करें, मोस्टली हम लोग एनिमल्स होलोजोइक हैं, बट कुछ एनिमल्स पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके के हेट्रोट्रॉफिक मोड हो सकते हैं। हम अगर बैक्टीरिया की बात करें, वो होलोजोइक कभी नहीं होते, बट हाँ वो पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। एंड नाउ उनका जो फिफ्थ कैरेक्टर था दैट इज टी। टी का मतलब है स्टूडेंट्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या आप कहो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। तो देखिए, दो चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी ली उन्होंने, एक सेल की कॉम्प्लेक्सिटी और एक बॉडी। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, और बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बॉडी सिंगल सेल की बनी है या मल्टीपल सेल्स की बनी है। यानी कि इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, इसका ये मतलब है। सेल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो कुछ समझ में आया किस तरह से रिलेटेड है। अब रटना नहीं है, री-सीपीएमटी याद रखना है, री-सीपीएमटी। री मीन्स रिप्रोडक्शन, सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, और थैलस या बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंगल सेल की बॉडी बनी है या मल्टीपल सेल की बॉडी बनी है। इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने फिफ्थ किंगडम को भी इंक्लूड किया था, फंजाई, और इस तरह से 5 किंगडम बने, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटेस्टा। प्लीज नोट दिस। तो आइए अब हम टेबल बनाते हैं। एनसीईआरटी में जो चार्ट बना है वो तो इसमें इंक्लूड होगा ही होगा स्टूडेंट्स, बट हम उसको थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूड करेंगे, राइट। सो लेट अस ट्राई टू मेक दिस टेबल। यहाँ हम लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिख देते हैं इधर पे मैं किंगडम्स लिख देती हूँ, यहाँ कैरेक्टर आ जाएगा, कैरेक्टर। 5 किंगडम्स के नाम लिख रही हूँ, लिखवाइए। सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है जिसमें प्रोकैरियोट से मोनेरा, फिर हम लिखते हैं प्रोटेस्टा, फंजाई, हालांकि 5 किंगडम में सबसे लास्ट में ढूंढा गया था, प्लांटी, और सबसे एडवांस्ड जिसमें हम आते हैं यानी कि एनिमेलिया। चलिए, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन मोनेरा। कोई भी प्रोकैरियोटिक है वो यही डाला जाएगा, पक्की बात है 100%। सो फर्स्ट कैरेक्टर होगा प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, यानी सेल का स्ट्रक्चर क्या है या सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उस बेसिस पर प्रोकैरियोटिक, एंड ये सारे यहां से यहां तक क्या हो जाएंगे, यूकैरियोट्स सारे। नाउ सेकेंड, मैं इस पे एक लाइन कर देती हूँ इस तरह। नाउ सेकेंड पढ़ने के पहले हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो डिफरेंस है थोड़ा सा उसी के पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं। हम बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, बट आपको एक आइडिया है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यू मीन्स ट्रू। इनमें ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब बाकायदा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, न्यूक्लियोलस होगा और ट्रू न्यूक्लियस है। जबकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में नेकेड पड़ा हुआ है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, इसीलिए ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। सो इसमें मैं ए पॉइंट लिख देती हूँ,
ट्रू न्यूक्लियस विथ, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। बताइए क्या लिखूं यहाँ पे, प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट, और इन सभी में प्रेजेंट, सब में, तो हम सब में लगा देते हैं, चलो प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हम जानते हैं स्टूडेंट जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज यहां पे एब्सेंट और इन सब में प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट, डीएनए एंड आरएनए। बताइए प्रोकैरियोट्स में होगा कि नहीं होगा? होगा, डीएनए आरएनए तो होता ही है ना, सब में होगा, जेनेटिक मटेरियल सब में होगा। डीएनए से आरएनए बनेगा तभी प्रोटीन्स बनेंगे, तो डीएनए आरएनए दोनों में होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे कि डीएनए के साथ एक प्रोटीन जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन, एक बेसिक प्रोटीन, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। सो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जो बाकी प्रोटीन्स हैं वो दोनों में मिलेंगे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, बट हिस्टोन प्रोटीन्स इनमें नहीं मिलते हैं। और क्रोमोसोम कैसे बनता है? डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बनता है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए कि प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन, और प्रोकैरियोट में तो हिस्टोन है ही नहीं, इसीलिए क्रोमोसोम फॉर्मेशन भी नहीं होगा। नाउ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यानी NHP भी लिखते हैं, वो सब में होते हैं। नाउ राइबोसोम, देखिए राइबोसोम जो है वो भी एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो वो सब में मिलता है। लेकिन हमें पता है, हम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम है, यूकैरियोट्स में 80S। हालांकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होता है वो बिल्कुल प्रोकैरियोट्स की तरह 70S ही होता है। S मतलब उसका वजन मान लीजिए, स्वेटबर्ग यूनिट, हम डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। सो G पॉइंट में लिखती हूँ टाइप ऑफ, आई एम श्योर आपको दिख रहा है अच्छे से, टाइप ऑफ राइबोसोम मैं यहां लिख देती हूं, यहां पे 70S, मैं G यहां लिख रही हूं, टाइप ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में है 70S, जबकि इन सब में होगा 80S। बट प्लीज ध्यान रखिएगा अच्छे से कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S ही मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट विच इज सेल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स स्टडी द सेकेंड पॉइंट। अब मैं इसको यहां पे रब कर देती हूं। आइए सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? सेल वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या नहीं, चलो पहले अपन वो लेते हैं ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो देखें अपन। सो सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सब एक ही बात है। प्रोकैरियोट्स तो सारे के सारे क्या होते हैं हमें पता है, 100% यूनिसेल्यूलर। एनसीईआरटी में यूनिसेल्यूलर ना लिखकर इसे सेल्यूलर लिखा है, एक ही बात है, एक ही सेल का है, तो सेल्यूलर लिखो या यूनिसेल्यूलर लिखो, एक ही बात है। चलिए प्रोटिस्टा कैसा होगा? यूनिसेल्यूलर। हालांकि यूकैरियोटिक है बट यूनिसेल्यूलर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारे प्रोकैरियोट्स किस में है? मोनेरा में। और ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स किस में आते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटिस्टा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्नस्ट हैकेल ने इसे फाउंड आउट किया था। नाउ फंजाई मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर। प्लांटी भी मल्टी सेल्यूलर है, और सभी यूकैरियोटिक तो हैं ही, ये भी मल्टी सेल्यूलर है। लेकिन एक डिफरेंस है, फंजाई में टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, वो थोड़ा लूज टिश्यू बना हुआ है। सो मल्टी सेल्यूलर तो है बट लूज टिश्यू बना है, किसमें? फंजाई में। प्लांटी में प्रॉपर टिश्यू बन गया है। सो मल्टी सेल्यूलर है, प्रॉपर टिश्यू बन गए हैं, और इवन टिश्यू कोऑर्डिनेट करके बढ़िया ऑर्गन्स भी बना लिए हैं, जैसे स्टेम, रूट, लीव्स। लेकिन सिस्टम नहीं बना पाए, ऑर्गन सिस्टम। और एनिमल्स में तो हम जानते हैं टिश्यू बने प्रॉपर
उससे ऑर्गन्स भी बने और ऑर्गन्स ने असेंबल होकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा, हम पढ़ेंगे. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड इज सेल वॉल. बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है. माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट है, मोनेरा का मेंबर, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. सो यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट. यहाँ पे प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है. जैसे याद है थोड़ी देर पहले हमने देखा था यूग्लिना, वो प्रोटिस्टा में ही आता है, बट उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांट्स में तो हम जानते ही हैं प्रेजेंट है, और एनिमल्स में कभी प्रेजेंट नहीं होती. पर प्लांट्स की सेल वॉल कैसी होती है? सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज की बनी हुई है, एक तरह का पॉलीसेक्राइड है, सेल्यूलोजिक. फंजाई में कभी सेल्यूलोजिक नहीं होती है, तो हम क्या कहेंगे? नॉन सेल्यूलोजिक. किसकी बनी है फिर? काइटिन की, तो हम क्या कहेंगे? काइटिनस. ये अब न्यू एनसीईआरटी में ऐड कर दिया गया है, जो अपडेट है. सेल्यूलोज की नहीं बनी, काइटिन की बनी हुई है. यहाँ पे सेल्यूलोज की भी होती है, साथ में कुछ में सिलिका भी होता है, हम पढ़ेंगे. और प्रोकैरियोट्स में भी कभी सेल्यूलोज की नहीं होती है, नॉन सेल्यूलोजिक, हमेशा नॉन सेल्यूलोजिक. फिर किसकी बनी है स्टूडेंट्स? कुछ पॉलीसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट, और उनके साथ अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी पेप्टाइडो अमीनो एसिड्स के लिए यूज करेंगे, और ग्लाइकन वर्ड हम पॉलीसेक्राइड्स, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं. तो किसकी बनी है? पेप्टाइडो ग्लाइकन. मतलब क्या है इसका? इज इक्वल टू पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स. तो रटना नहीं है, अमाइनो मीन्स पेप्टाइड, तो पेप्टाइडो और ग्लाइकन मतलब पॉलीसेक्राइड. नाउ अच्छा, एनिमल्स में बताइए सेल्यूलोजिक है कि नॉन सेल्यूलोजिक है? एनिमल्स में तो एब्सेंट है ना. चलो अब नेक्स्ट जो इसका है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो एनसीईआरटी की टेबल में दिया है. 1, 2, 3, 4th पॉइंट दिया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. बताइए क्या लिखें? यहाँ पे एब्सेंट और इन सब में प्रेजेंट, तो मैं उस पॉइंट को स्किप कर रही हूँ. तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एंड दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल्स तो हम जानते हैं हमेशा कैसे होंगे स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफिक, कभी नहीं होते, अपना खाना कभी खुद नहीं बनाते हैं. हेट्रोट्रॉफिक. मोस्टली कैसे होते हैं? होलोजोइक. बट कुछ कैसे हो सकते हैं? इवन पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कुछ सिम्बायोटिक हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे. बट मोस्टली हमें क्या याद रखना है? होलोजोइक. सभी तरह का हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है. प्लांट्स कैसे होते हैं हमें पता है? ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जाम्पल, हालांकि एनसीईआरटी की टेबल में नहीं है स्टूडेंट्स. कुछ प्लांट्स हैं, हम आगे इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे बायो में, वो इंसेक्ट्स खाते हैं. पिचर प्लांट घड़े के जैसा रहता है, इंसेक्ट को पकड़ लेके अंदर ले लेता है और उसको मार के उसके नाइट्रोजन को यूज करता है अपने प्रोटीन्स के लिए, बनाने के लिए. पिचर प्लांट कहते हैं, दे आर इंसेक्टिवोरस. तो ये एक एक्सेप्शन है. सम आर इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट इसका एग्जाम्पल है. पिचर प्लांट हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इसको. और कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक, जैसे कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, दूसरे होस्ट के से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं. वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, बट आपको तो मेन ये याद रखना है, लाइक कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा. इनकी डिटेल्स हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे. बट ऑटोट्रॉफिक. ना फंजाई ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक, कभी अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेट्रोट्रॉफिक. बट मोस्टली ये एनिमल्स की तरह मोस्टली नहीं खाते, ये मोस्टली सैप्रोफाइटिक होते हैं. सो दे आर मोस्टली सैप्रोफाइटिक. हालांकि ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, बट एक अगर कोई बोले तो हम क्या याद रखेंगे? सैप्रोफिटिक. ये नाउ प्रोटिस्टा और मोनेरा जो है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत डाइवर्स फॉर्म का
न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। ये तो दोनों हेट्रोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक, हम एक्सेप्शन को नहीं मानेंगे, सो ऑटोट्रॉफिक। बट ये ग्रुप्स में ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स कॉमनली मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ इसके बारे में लिखती हूँ, मैं थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ कर देती हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए, लाइक दिस। मैं प्रोटेस्टा में लिखती हूँ ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफ्स में भी ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ बैक्टीरिया हम देखेंगे जो सनलाइट को यूज करते हैं यानी फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और कुछ हैं जो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं यानी कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। जबकि प्रोटेस्टा में मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। एक तो मैंने आपको आज ही नाम बताया, यूग्लिना। चलिए, और हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ सभी तरह के हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं, जैसे पैरासाइट्स हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी होलोजोइक नहीं होते, पूरा ऐसे खाना खाकर फिर अंदर डाइजेस्ट, दे डू नॉट ईट फूड, सैप्रोफिटिक एक्सेट्रा। हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक जो है वो कैसा भी हो सकता है, ऑल टाइप्स, मतलब पैरासिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, और इवन कुछ होलोजोइक भी होते हैं। हम पढ़ेंगे जितने भी प्रोटोजोआ हैं, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, अमीबा, वो हमारी तरह पूरा का पूरा इनगल्फ करके फिर डाइजेस्ट करते हैं, यानी होलोजोइक। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है जो नीट ऑल इंडिया पीएमटी 2012 में आया हुआ है। एक तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, फंगस में सभी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट यीस्ट एक एक्सेप्शन है। यीस्ट ऐसा फंगस है जो यूनिसेल्यूलर है, हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्वेश्चन आया था सबसे ज़्यादा डाइवर्स, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन किस में मिलता है। 4 ऑप्शंस थे, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बताइए क्या आंसर देंगे। सबसे ज़्यादा फैला हुआ न्यूट्रिशन ऑब्वियसली मोनेरा में। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ये तो हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, तो वहाँ आंसर क्या था, मोनेरा। वहाँ प्रोटेस्टा ऑप्शन ही नहीं था। बट अगर प्रोटेस्टा भी आ जाए तो हम आंसर क्या लगाएंगे, प्रोटेस्टा, क्योंकि प्रोटेस्टा में होलोजोइक न्यूट्रिशन भी मिलता है। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, फोटो ऑटोट्रॉफिक सभी तरह के हैं। यहाँ पे होलोजोइक नहीं है, हालांकि यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफिज्म ज़्यादा है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है एंड होपफुली नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। बट अगर प्रोटेस्टा आए तो हम ये आंसर लगाएंगे, वरना मोनेरा आंसर लगाएंगे। मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन में मिलते हैं, राइट। प्लीज नोट दिस डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या ड्रॉबैक्स हैं। सो ड्रॉबैक्स, एक तो जैसा मैंने आपको बताया था, एल्गी की बहुत बैंड बजी थी। देखिए एल्गी जो हैं उनमें से कुछ एल्गी ऐसे थे जो प्रोकैरियोटिक थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, उसे तो मोनेरा में डाल दिया गया। कुछ ऐसे थे जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक थे, जैसे डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, उन्हें प्रोटेस्टा में डाल दिया गया। और कुछ जो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स थे, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उन्हें प्लांटी में किया गया क्योंकि उनमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उन्हें यहाँ क्लासिफाई किया गया। सो बेसिकली एल्गी को किसी भी एक ग्रुप में हम अभी तक क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं, वो 3 अलग अलग ग्रुप्स में बट गया है। सो फर्स्ट इज दैट एल्गी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड इनटू 3 किंगडम्स। फंजाई और एनिमेलिया में कोई एल्गी नहीं, ऑफ कोर्स एल्गी फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सो कौन कौन से, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA कॉमनली कॉल्ड, ये गया मोनेरा में। क्यों गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक था। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ दिस इज प्रोकैरियोटिक एल्गी, प्रोकैरियोटिक एल्गा। नाउ सेकेंड, जो यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक एल्गी हैं, बताइए किस में आते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक हैं, चाहे सेल वॉल हो नहीं हो, सब में है सब में नहीं है, चाहे ऑटोट्रॉफिक हो हेट्रोट्रॉफिक हो, उन सबको हम किस में डालते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टा में, जो 3rd किंगडम बना था,
प्रोटेस्टा। यहाँ का क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे, कौन से एल्गी हम पढ़ेंगे डिटेल में, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स। और जितने भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एल्गी थे उन सबको यूकैरियोटिक एल्गी किस में डाला गया, एल्गी की स्पेलिंग गड़बड़ लिख दी मैंने, प्लांटी में। इसमें क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रीन, रेड, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो एक तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, अभी तक हम एक ग्रुपिंग नहीं ढूंढ पाए हैं। और सेकेंड ड्रॉबैक इसका मैं यहीं पर लिख देती हूं, वायरसेस, वायरॉइड्स, इन्हें अभी तक ग्रुप नहीं किया गया है। सो नो ग्रुपिंग ऑफ वायरसेस एंड वायरॉइड्स, वायरसेस एंड वायरॉइड्स हम पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में, वायरॉइड्स इसी चैप्टर में। ऑलराइट, सो इस तरह से हमने देखा कैसे स्टार्ट करा एरिस्टोटल ने एक फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, सिंगल कैरेक्टर पर बेस्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज रिजेक्टेड। और फिर लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने हेकल ने 3 किंगडम, कोपलैंड ने 4 किंगडम और विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आइए हम इसको एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम सभी क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर सकें। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स उस टेबल को फॉर्म कर लेते हैं फटाफट से। इसमें हम एरिस्टोटल के सिस्टम को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वहां पे किंगडम्स नहीं बने थे। सो हम यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। लेट मी राइट हियर सीरियल नंबर। यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सा किंगडम सिस्टम है, किन्होंने दिया था, गिवन बाय हुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब दिया था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट विटेकर का इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से किंगडम्स इसमें इंक्लूड किए गए थे, इंक्लूडेड किंगडम्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए फर्स्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताइए किन्होंने दिया है, उन्होंने ही जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, यानी कि कैरोलस, लीनियस। कौन कौन से किंगडम्स इंक्लूड किए हैं इसमें स्टूडेंट्स, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ये 2 किंगडम्स इसमें इंक्लूडेड थे। याद है वो 5 कैरेक्टर्स कॉल राम उस बेसिस पर। नाउ नेक्स्ट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम किन्होंने दिया था, अर्नस्ट हेकल ने 1866 में, ये 1735 में, मैं लिख देती हूँ 1735 एंड दिस इज 1866। क्या क्या इंक्लूड किया था स्टूडेंट्स, याद है कौन सा किंगडम बनाया है बताइए। इन्होंने ये 2 तो रखे ही थे एज इट इज, एनिमेलिया, प्लांटी, और एक प्रोटेस्टा ऐड कर दिया था। अभी मोनेरा के, फंजाई के सब प्रोटेस्टा में ही डाले थे इन्होंने। नाउ नेक्स्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने दिया था, इन्होंने माइकोटा कहा था, हालांकि बाद में नाम चेंज होके मोनेरा कर दिया गया जो डॉहर्टी और एलन ने नाम दिया था। सो अब इन्होंने मोनेरा भी बना दिया। ऑफ कोर्स प्रोटेस्टा तो रहने दिया, प्लांटी भी रहने दिया और एनिमेलिया तो था ही। नाउ नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R.H. विटेकर ने दिया। याद रखना हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। 19, 9 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 9। और इन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई तो थे ही, साथ में इन्होंने फंजाई को भी इसमें इंक्लूड किया। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लास्ट में कौन सा ढूंढा गया है, फंजाई। सभी प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं, मोनेरा में। ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स किस में आते हैं, प्रोटेस्टा में। ऑल दीज आर क्वेश्चंस। बट ये चार्ट यहीं खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि 1990 में एक और साइंटिस्ट हुए हैं, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रही हूँ, जिन्होंने मोनेरा को जब वो स्टडी कर रहे थे यानी प्रोकैरियोट्स को, तो उन्होंने इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पुराने बैक्टीरिया
जो खौलते हुए लावा में एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं, यानी आर्की बैक्टीरिया, और एक जो न्यू मॉडर्न बैक्टीरिया हैं यानी कि यू बैक्टीरिया। इसे दो में डिवाइड कर दिया। एंड ऑफ कोर्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया तो रहा। बताइए कितने किंगडम्स हो गए? एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एज इट इज है। मोनेरा के दो पार्ट्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी क्या दिया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये दिया था स्टूडेंट्स कार्ल वूज ने। क्या बेसिस था, कैसे उन्होंने दिया था, कौन कॉमन एंसेस्टर है, हम सबका कॉमन पूर्वज किसको माना जाता है, ये सब कुछ और बहुत कुछ वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.